Mortgage under Transfer of Property Act, Section 58. प्रॉपर्टी हमने देखा, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी देखे, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो देखा, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती वो देखा, रूल ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी देखा, एक्सेप्शन टू दैट रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी देखा, राइट ऑफ बायर सेलर बिफोर transfer of property, before agreement for sale, after sale deed, ये दोनों rights और duties देखी. Now our new topic of discussion is mortgage under section 58. Section 58 of the Transfer of the Property Act defines the term mortgage, mortgagor, mortgagee, mortgage money and mortgage deed. ये आपके अलग अलग पार्ट हैं. ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज मॉर्गेज अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. A mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by the loan existing of future debt, the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. It's very clear from the definition कि mortgage क्या होता है. जब आप अपने कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर लोन के लिए कोई भी अपनी वैल्यूएबल चीज रखते हैं, उसको कहा जाता है मॉर्गेज. ओके, जब आप कोई भी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, किसी बैंक को उसके पास रखते हैं फॉर प्रेजेंट डेट, फ्यूचर डेट, प्रेजेंट लोन, फ्यूचर लोन, तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है. ट्रांसफरर इज नोन एज मॉर्गेजर, ट्रांसफरी इज नोन एज मॉर्गेज. द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड आर कॉल्ड एज मॉर्गेज मनी. लोन अमाउंट जैसे आपने देखा है, लोन अमाउंट आपका प्रिंसिपल एज वेल एज आपका इंटरेस्ट, इन दोनों का कंपाइलेशन कॉम्बिनेशन होता है. वही चीज मॉर्गेज में भी है. मॉर्गेज मनी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और इन सारे का कंपाइलेशन करके आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है. और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, बिकॉज इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे मॉर्गेज डीड. फिर से इसको बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए, दैट इट इज द ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वांट ऑफ एनी लोन दैट either present or future, and it's a kind of a security that you are giving your surety that I will repay all this loan. If I fail, then my property is with you. इसको आप कहते हैं मॉर्गेज. साइन कर रहा है ट्रांसफरर है, जो लोन ले रहा है उसको बोलेंगे मॉर्गेजर, जो लोन दे रहा है उसको बोलेंगे मॉर्गेजी. प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इट्स मॉर्गेज मनी. एंड फाइनल वन, द इंस्ट्रूमेंट नोन एज मॉर्गेज डीड. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज. नाउ काइंड्स ऑफ मॉर्गेज. हमारे पास
डिफरेंट टाइप के मॉर्गेज होते हैं। इसको सिंपल मॉर्गेज बोल सकते हैं, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल बोल सकते हैं, यूजोफैक्टरी मॉर्गेज बोल सकते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज बोल सकते हैं। ये आपके अलग अलग काइंड्स होते हैं। Anomalous mortgage and mortgage by deposit of title deed. It's a very important part for your academics as well as for your practice too. Kinds of mortgage आपको पता होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग सेम ही होता है, बट मॉर्गेज जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से आपकी प्रोसीडिंग चलती है, उस हिसाब से रिकवरी होता है, और मॉर्गेज डीड भी उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल मॉर्गेज, सेक्शन 58 सबसेक्शन बी, where without delivering a possession of the mortgage property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause mortgage property to be sold and the proceed of a sale to be applied. So far as be necessary in payment of a mortgage money, the transaction is called as simple mortgage, and the mortgagee is a simple mortgagee. इसमें आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पोजीशन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक को नहीं देते, बट आप उसे एश्योरेंस देते हैं कि अगर मैं ये आपका लोन पे नहीं कर पाया, then in that case you may sell my property or I sell my property and hand over your principal or mortgage amount. ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? The possession of a mortgage is not delivered by mortgagor to mortgagee. सबसे पहली चीज, पोजेशन डिलीवर नहीं होता। सेकेंड चीज, द मॉर्गेजर टेक्स पर्सनल लायबिलिटी टू पे मॉर्गेज मनी। वो अपने ऊपर पर्सनल लायबिलिटी लेता है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होती है। कई बार बिजनेसमैन अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने फर्म के लिए, अपने कंपनी के लिए लोन लेता है। वही चीज यहाँ पर है। पर्सनल लायबिलिटी उसकी ऑलरेडी पर्सनल असेट इतना ज्यादा होता है कि उसको किसी श्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आपके क्रिमिनल कोर्ट में भी इसको पीआर बॉन्ड बोलते हैं कि आपके खुद की पर्सनल इतनी ज्यादा है कि आपको जरूरत नहीं किसी और की सिक्योरिटी की। कोई और श्योरिटी दे आपके लिए, जरूरी नहीं है। आपका पर्सनल वर्ड्स, पर्सनल रेपुटेशन, पर्सनल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत होती है कि कोर्ट आप पे भरोसा करता है। वही चीज सिंपल मॉर्गेज में होती है। And in the event of mortgage of failing to pay according to the term of contract, the mortgagee shall have a right to move court for a decree. अगर वो पे नहीं कर पा रहा है मॉर्गेजर, तो मॉर्गेजी कोर्ट में जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट पे कर शो करेगा कोर्ट को और वहां से डिक्री लेगा टू सेल दिस प्रॉपर्टी, पे ऑफ द डेट, एक्शनेबल क्लेम लेगा, रिमेनिंग अमाउंट बाइफर्केट होके वापस चला जाएगा टू द ओनर। ये है, मतलब सिंपल सा तरीका है, इसके लिए इसको कहा जाता है सिंपल मॉर्गेज। एलिमेंट्स याद रखिए, 3 इसके एलिमेंट्स होते हैं। पहला, प्रॉपर्टी कभी भी डिलीवर नहीं होती, पोजीशन मॉर्गेजर के पास ही रहेगा। दूसरा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट। मॉर्गेजर खुद अपने आप की ही एक सिक्योरिटी देता है। एंड द थर्ड वन, इफ मॉर्गेजर फेल टू पे, in that condition mortgagee shall move to the court by showing the mortgage instrument. He may get the decree for sale of property, जिसको हम ऑक्शन बोलते हैं, उससे वो अपना एक्शनेबल क्लेम डिडक्ट करेगा। रिमेनिंग अमाउंट मॉर्गेजर के पास चली जाएगी। सिंपल प्रोसीजर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज mortgage by a simple process. It is known as simple mortgage. Section 58 subsection B.
सेकेंड पार्ट आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58 सबसेक्शन सी, where a mortgagor ostensibly sell the mortgage property on a condition that on default of a payment of mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute. Ostensible, ostensible ऐसा होता है कि लाइक जैसे आपने अपने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दिया किसी थर्ड बंदे को. Now he is the ostensible owner of that property. Means he is not a owner, but he look like owner because उसके पास राइट है. अब आपने अपनी प्रॉपर्टी को, आपने अपने ऑफिस को लीज पे दिया हुआ है किसी को, वहां पे कोई एंक्रोचर आता है और वो लेसी बोलता है मेरी जगह तो है नहीं भाई, कब्जा कर लो, या वो उस समय साइलेंट रहता है, ऐसा नहीं है. या फिर वो रोके तो सामने वाला उसको बोले कि दैट यू आर नॉट द ओनर, यू आर जस्ट अ लेसी, देन टू ही इज हैविंग अ फुल राइट एज अ ओनर टू डिफेंड द प्रॉपर्टी. उसको कहा जाता है ऑस्टेंसिबल ओनर. मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल भी यही होता है. यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर कर देते, बट थ्रू अ कंटिंजेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इफ आई फेल्ड then this property is yours. Mr. A, Mr. B एक mortgage instrument पर साइन करते हैं that I will pay the entire debt, entire mortgage money till December. If I fail, then this instrument of a sale is continued. तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका होता है, लेकिन अगर मॉर्गेजर ने लोन पे कर दिया तो मॉर्गेजी के साथ किया हुआ वो इंस्ट्रूमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है. बट अगर मॉर्गेजर लोन नहीं पे कर पाया देन वो इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिव हो जाता है. ओके, अगर पेमेंट हो गई तो सेल शैल बिकम वॉइड, नहीं हुई सेल शैल बिकम valid. On a condition that on a such payment being made by a buyer shall transfer the property to the seller. The transaction is called as mortgage by conditional sale, and the mortgagee a mortgage by a conditional sale, provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document, which effect or purport to the effect of the sale. सीधी सी बात है, आपके मॉर्गेज डीड में ये पॉइंट आना चाहिए, ये क्लॉज होना चाहिए. इसलिए मैंने आपको कहा कि किस तरह का मॉर्गेज है, कौन से काइंड ऑफ मॉर्गेज में कौन सा है, ये आपको पढ़ते आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मॉर्गेज के अलग अलग कंडीशन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द होल मॉर्गेज मनी. आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. इसके एलिमेंट क्या होंगे? द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मींस इट्स अपीयरेंस ऑफ सेल, बट रियलिटी में ये सेल नहीं होता. जैसे मैंने आपको बताया, आपने टेनेंट रखा है, लेसी रखा हुआ है, तो इट्स लुक लाइक ओनर एट दैट टाइम, बट ही इज नॉट ओन. ओके, आप अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो आपके बिहाफ में बात करता है, तो ये भी ऑस्टेंसिबल ओनर है. पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अटॉर्नी कोई काम करता है आपके बिहाफ में, ऑस्टेंसिबल ओनर, उसकी पर्सनल लायबिलिटी जीरो है, बट एट दैट कंडीशन ही लुक लाइक ओनर. द मॉर्गेजर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी on a condition that on a payment of mortgage money the sale shall become void. If he failed, the sale is valid. The proviso to this section envisages that the condition affecting a sale as a mortgage transaction must be incorporated in one and same deed. Where there are a separation deed, the mortgager will be debarred from saying that the transaction was in a nature of mortgage by conditional sale. Only single instrument must prepare. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए. तो मॉर्गेज डीड बनेगी उसमें ही एक क्लॉज होना चाहिए. एडिशनल अगर आप डीड बनाते हैं
तो वो कंडीशनल सेल नहीं होता। इसमें देयर इज नो नीड ऑफ एनी पर्सनल लायबिलिटी। रीजन, ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी आपने डिलीवर की हुई है, आपने सेल ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो फोरक्लोजर होगा इसमें रिकवरी के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज मॉर्गेज बाय अ कंडीशनल सेल। थर्ड वन आता है यूजोफैक्चरी मॉर्गेज, सेक्शन 55 subsection D, where the mortgagor delivers the possession expressly or by implication binds himself to deliver possession of the property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until the payment of a mortgage money and to receive rent profit accruing from property or any part of such a rent profit appropriate sum in a lieu of interest or in payment of the mortgage money and partly in a lieu of a interest or partly payment of a mortgage money. Is this transaction is known as usufructuary mortgage. Means यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देते हैं मॉर्गेजी को। प्रॉपर्टी डिलीवर करने के बाद जब तक आप पे नहीं कर रहे हैं टोटल मॉर्गेज मनी, तब तक उस प्रॉपर्टी से जितने भी बेनिफिट अराइज होंगे वो सारे के सारे मॉर्गेजी के होंगे। उससे निकलने वाला रेंट, उससे मिलने वाला प्रॉफिट, वो सारा का सारा मॉर्गेजी का होगा। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो मॉर्गेजी हैज अ फुल राइट टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी। कंडीशनल सेल में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं और यूजोफैक्टरी में आप पोजीशन ही दे देते हैं, बट देयर इज नो एनी इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्रेस पोजीशन और इम्प्लाइड पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ पोजीशन टू द मॉर्गेजी और एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अंडरटेकिंग ऑफ अ मॉर्गेजर टू डिलीवर सच पोजीशन, retention of a possession by mortgagee till the payment of a mortgage money, or he has to receive the rent profit. There is no any personal liability because the possession is already delivered. The mortgagee cannot foreclosure or sue for sale of mortgage property, but obviously क्योंकि अभी भी कंडीशन चल रही है, you are getting the benefit. अगर आपको बेनिफिट वहां से मिल रहा है कंटिन्यू, तो आप रिकवरी ऑफ मनी के लिए नहीं जा सकते मॉर्गेजी। रीजन बिहाइंड दैट कि आप वहां से अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, when amount is personally paid or debt is discharged by a rent and the profit received by the mortgagee is entitled to redeem the property. There is no time limit fixed for the repayment. ये आपका कहलाता है usufructuary mortgage. English mortgage, section 55 subsection E, where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to the proviso that he will retransfer it and to the mortgagor upon the payment of a mortgage money as agreed. This transaction is known as English mortgage. English mortgage आपको थोड़ा बहुत confusing होगा. It's the same like usufructuary mortgage, but इसमें एक condition खाली आएगी कि if I repaid all the amount, then ये सेल वापस आप मुझे रीसेल करेंगे। ये आपका परपेचुअल इंजंक्शन को हिट नहीं करेगा। सेक्शन 14 कई बार जब न्यू प्रैक्टिसेस में आप आते हैं तो सेक्शन 58 सबसेक्शन ई को आप सेक्शन 14 से मैच करने लगते हैं, क्योंकि सेक्शन 14 कहता है कि आप बायर को ये नहीं बोल सकते कि आप ये प्रॉपर्टी वापस मुझे ही सेल करेंगे। राइट, वी डिस्कस्ड इन दैट यू परपेचुअल इंजंक्शन के थ्रू रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में, बट सेक्शन 58 सबसेक्शन ई इसका सिनेरियो डिफरेंट है।
ओके, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर आप मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मनी with the condition that the property which is I am transferring to the mortgagee after repayment of my whole amount mortgage money, the same property will be or shall be retransferred on my name by mortgagee. Means यहाँ पर आप ऑलरेडी पे कर देते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी भी डिलीवर कर रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है, बट अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आप पैसे भरिए, अपनी प्रॉपर्टी लेके गए, ओके, मैं आपको वापस रीसेल कर दूंगा। तो दिस इज नोन एज इंग्लिश मॉर्गेज। यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द मॉर्गेजर टेक्स अ पर्सनल लायबिलिटी टू रिपे द मॉर्गेज मनी, he promises to pay the mortgage money on a certain day, he transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, and where the mortgager pays back mortgage money to the mortgagee and mortgagee retain or retransfer the property to the same. सेम चीज है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो यूजर फैक्ट्री में करते हैं वहां पर एक कंडीशन होती है that if I fail to pay, then transfer will affect. However, in English mortgage, यहाँ पे condition होती है कि if I pay, then you have to resell the said property to me. फर्स्ट समझ लीजिएगा, ये confusion बहुत आता है during your practice as well as during your study. ठीक है, यूजर फैक्ट्री में आप पोजीशन कर देने के लिए बाइंड करते हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, यहाँ पर आप सब कुछ दे चुके हैं, प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं, बट कंडीशन होती है दैट द सेम प्रॉपर्टी शैल बी रीसेल टू मी आफ्टर completion of all this transaction of mortgage money. This is known as mortgage by English mortgage. Okay, section 58 subsection E. उसके बाद आता है mortgage by deposit of title deed. section 58 subsection F. ये ज्यादा फेमस है, ठीक है, where a person in any of the following towns, namely the town of Calcutta, Madras and Bombay, and in any other town which the state government concerned made notification by official gazette specified in this behalf, delivers to a creditor or his agent document of title to immovable property with the intent to create security thereon. The transaction is known as mortgage by deposit of title deeds. ये अपने यहाँ भी मुंबई रीजन में भी यही मॉर्गेज चलता है, जहाँ पे आप अपने घर के टाइटल डीड को आप डिलीवर कर देते हैं। ओरिजिनल टाइटल डीड आपके हाथ में नहीं होती, जो आप फ्लैट्स भी खरीदते हैं वो भी वही चीज है, बट वो लोन वाला सिस्टम है, यहाँ पे मॉर्गेज वाला फॉर वांट ऑफ मनी आप यहाँ पे ये करते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल टाइटल डीड आपके पास नहीं होती। ओके, सो elements of a mortgage by deposit of a title deed में क्या क्या है? This form of a mortgage is allowed only in Calcutta, Madras and Bombay and in any other town अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन करती है तो। इसलिए मैंने कहा था गैजेट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट लॉ को जानने के लिए। Second, the mortgagor delivered to the creditor or his agent document of title of immovable property, and third, title are delivered with intent to secure the payment of loan. अल्टीमेट क्राइटेरिया वही है मॉर्गेज का, सिक्योरिटी का, कि भाई आप रीपे करें मुझे। So this is known as mortgage by deposit of title deed, section 58 subsection F. उसके बाद आता है anomalous mortgage, section 58 subsection G. A mortgage which is not a simple mortgage by conditional sale and usufructuary English or deposit of title means it is known as anomalous. Means हमने ये जो ऊपर के 5 पढ़े हैं, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज आपका यूजफैक्ट्री हो, या
आपका इंग्लिश हो एना तो और टाइटल डीड हो, ये सारे के सारे ना हो, इनमें ये मॉर्गेज नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं एनोमलस। एनोमलस मॉर्गेज के दो टाइप्स आपके होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल मॉर्गेज एंड यूजुफैक्टरी और मॉर्गेज यूजुफैक्टरी बाय कंडीशनल सेल, इसको कहा जाता है एनोमलस मॉर्गेज। मींस इसमें दो पार्ट, दो मॉर्गेज जो दो टाइप्स हैं वो मिला के एक मॉर्गेज बने, वो कहलाता है एनोमलस। ठीक है, मींस it is a combination of a simple and usufructory mortgage. In such type of mortgage, the mortgagee is a possession and pay himself the debt out of the rent profit, and there is also personal undertaking as well. Mean it's a kind of a cocktail of two mortgage. उसको कहते हैं हम एनोमलस। एनोमलस मॉर्गेज को समझने के लिए आपको ऊपर के ये 5 मॉर्गेज समझ में आने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है कस्टमरी मॉर्गेज, जो आपके रूरल पार्ट में चलता है। These are the mortgage to which special incidences are attached by a local usage, custom usages के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये हमारे आपके 6 मॉर्गेज आपके आगे कौन कौन से, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज और mortgage by deposit of title deed, and final one is anomalous mortgage. Okay, this is your mortgage as per Transfer of Property Act. Charge section 100 of Transfer of Property Act, where immovable property of a one person is by act of the party or operation of law made security for a payment of money to another, and the transaction does not amount to mortgage, the latter person is said to have a charge on a property, and all the provision herein before contained which apply to the simple mortgage shall so far as may be applied to such charge. चार्ज में फर्क क्या होता है? चार्ज में भी ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी के लिए, बट नॉट बाय अ मॉर्गेज डीड। यहाँ पे सिंपल आपका, आप किसी से पैसा लेते हैं, उसको ये बोलते हैं कि आई विल रीपे, ठीक है, बट देयर इज नो एनी मॉर्गेज डीड। ऐसे में अगर the person who are taking a debtor is failed to repay, then creditor has a right to retain that property, to take charge on that property. The procedures are same as जो आपका सेम है सिंपल मॉर्गेज में। सिंपल मॉर्गेज में भी जब आप पे करने के लिए फेल हो जाते हैं तो मॉर्गेजी आता है, आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेता है, उसको सेल कर देता है। वही चीज चार्ज में भी। बट डिफरेंस बिटवीन सिंपल मॉर्गेज और चार्ज में कि देयर इज द एब्सेंस ऑफ मॉर्गेज डीड। लोन अमाउंट, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इसके लिए हो सकता है, ओके, बट वो मॉर्गेज डीड के नाम से नहीं जाना जाता। आप जब टाइटल बनाते हैं, अभी जैसे आपने लास्ट टाइम भी एग्रीमेंट बनाए थे, तो उसमें आपने ऊपर टाइटल डाला कि ये सेल डीड है, एग्रीमेंट और सेल है। तो ये सारे के सारे आप जब टाइटल बनाते हैं ऊपर से, ऊपर लिखा जाता है, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वही चीज यहाँ पर, ओके। Requisition, nothing in this section applied to the charge of a trustee on a trust property for the expenses properly incurred in the execution of his trust, and save as otherwise expressly provided by any law for the time being enforced. No charge shall be enforced against any property in the hand of a person to whom such property has been transferred for a consideration and without notice of change. नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना जरूरी है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी मॉर्गेज के लिए। समटाइम यूजुफैक्टरी मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में आपको नोटिस की जरूरत नहीं। रीजन, ऑल द थिंग्स आर
mentioned in the mortgage deed. However, in simple mortgage, वहां पर आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी दैट यू आर फेल्ड. सबसे पहले नोटिस इशू होगी, नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ मनी. अगर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन आप एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस देते हैं दैट ऑन दिस डे आई एम कमिंग टू रिटेन और टेक द पोजीशन ऑफ योर प्रॉपर्टी फॉर वांट ऑफ माय मॉर्गेज मनी और फॉर वांट ऑफ माय लोन. चार्ज में भी ऐसे ही होगा. चार्ज में ऐसा नहीं है कि आपने लोन नहीं पे किया तो वो अचानक आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी छीन के जाएंगे. ऐसा नहीं होता. वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस देंगे. द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, ये सिविल हो या क्रिमिनल हो, सब में चलता है. अदर साइड का एक्सप्लेनेशन सुने बगैर अपना डिसीजन आप नहीं दे सकते. ओके. रिक्विजिट्स ऑफ अ चार्ज. A property does not contemplate any transfer of an interest in the immovable property. यहाँ पे कोई भी आप ट्रांसफर करते नहीं है. It's a mutual understanding between the creditor and debtor. The property should be specified and it should be made security for a payment of money. Property security में आती है. आपके जो लोन अमाउंट है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए इसके लिए आप नॉर्मल बनाते हैं प्रॉमिसरी नोट फॉर चार्ज, जिसमें आप प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल पे दिस अमाउंट बिफोर दिस डेट और ऑन दिस डेट, एंड इफ आई फेल देन आई विल सेल माय दिस प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर. ठीक है. ऐसे में अगर यू आर फेल टू रीपे, then creditor will issue a notice. That's constructive notice. It must be constructive notice. And after the completion of the period, the time limit given by the creditor may charge on the property. Okay. In order to constitute a charge, a form of a word is immaterial. It is not necessary to use any technical term. जैसे मैंने आपको mortgage में बताया कि आपको नेसेसरी है मॉर्गेज कौन सा है ये शो करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग रीपेमेंट या रिकवरी ऑफ मनी का प्रोसीजर चलता है. बट चार्ज में कोई भी स्पेसिफिकेशन देना जरूरी नहीं है. सिंपल लिखा दैट दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, लोन अमाउंट मेंशन होना चाहिए, द डेट ऑफ रीपेमेंट मेंशन होनी चाहिए. दैट्स इट. उसके लिए स्पेसिफिकली कोई उसकी जरूरत नहीं होती. नाथन वर्सेस दुर्गादास, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1931 वॉल्यूम 62. A charge must be created in favor of a particular person, specifically name. जिसके नाम पे होगा, क्योंकि अक्सर ये HUF पे देखा जाता है कि कर्ता के नाम पे प्रॉपर्टी है तो ठीक है, या HUF के नाम पे प्रॉपर्टी है, then to all are liable. But except HUF, ये नाम मेंशन होना जरूरी है कि कौन देगा, कौन लोन ले रहा है, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्ट HUF. ओके. A charge may be created only although if it is created by instrument in writing. लोन इंस्ट्रूमेंट आपका बना है वो राइटिंग में है, चार्ज का क्लॉज उसमें पड़ा हुआ है वो राइटिंग में है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गई वो भी राइटिंग में है. बट जब चार्ज हैपेंड होगा, वो चार्ज लेने आएगा, तो इसमें आपको कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है. ओरल चार्ज इज सफिशिएंट. ओनली नेसेसिटी इज दैट दिस क्लॉज शैल बी मेंटेन और शुड बी मेंटेन इन लोन डिग्री, लोन डीड और constructive notice must be given to the debtor. A charge cannot be created on a future contingency because वो future happening and non happening of a event तो conditional sale में चला जाएगा, तो चार्ज उसके लिए नहीं माना जाता. उसके लिए आपको केस लॉ है मोहानी वर्सेस पूर्ण शशि, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1932, कलकत्ता 451. Thus, a charge is created by a person on unknown and uncertain share, which one of his heirs may succeed to, is invalidate as a charge.
इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको मतलूब हसन वर्सेस कलावती ऑल इंडिया रिपोर्टर 1933 वॉल्यूम 934, ये आप पढ़ लेंगे तो इन दोनों का आपको आपस में कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ जाएगा. A charge on a future property is valid and operate on such property when it comes into existence. मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, फ्यूचर प्रॉपर्टी पे चार्ज आप ले सकते हैं, बट कंडीशनल नहीं. हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर थिंग के लिए चार्ज नहीं क्रिएट होता, बट फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए चार्ज क्रिएट होता है. लाइक आज मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया, उस लोन में उन्होंने चार्ज का क्लॉज डाला और ये कहा कि 4 दिन बाद मैं फ्लैट खरीदने वाला हूं और आप उस पर चार्ज ले लीजिएगा. इट इज वैलिड. ओके, उसके बाद आता है अ चार्ज कुड बी असाइन, फिक्स होना चाहिए. एंड चार्ज कैन नॉट बी ऑर्डिनरी बाय स्प्लिट अप बाय अपॉर्शनिंग लायबिलिटी अमंग्स द वेरियस पर्सन. अपॉर्शनमेंट क्या होता है कि कोई फर्म है, उस फर्म ने 1 करोड़ का लोन लिया, दे फेल टू रीपे, कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग विल अप्लाई करता है कोर्ट, तो पता चलता है फर्म के 4 पार्टनर है ए बी सी डी. ऐसे में अपॉर्शनमेंट यूज करता है कोर्ट, जिसमें चारों पे लायबिलिटी होती है 25, 25, 25, 25. इफ मिस्टर ए pays 25, he will release. Mr. B paid, he will release. The rest of money will be paid by the remaining 2 parties. इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट. हरचरण लाल वर्सेस आगरा म्युनिसिपल बोर्ड ऑल इंडिया रिपोर्टर 1953 वॉल्यूम 315. So this is known as charge. Now come to the point, how charge is created. Simple answer, charge is created by act of the party as well as operation of the law. Transfer of property में आपने देखा था, it is the act of the party only, not any transfer operation of law like will or power of attorney. It's an operation of law, but act of the party are one person is transferring, one person is selling his property to another person, so it is an act of the property. But charge में charge created by the act of the property as well as operation of law. Why? Because instrument signed by the parties, loan taken by the parties, loan given by the parties, clause mentioned by the parties, instrument that if I fail then you may. But if I fail, sir, it is the act of the party. उसके बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ चालू होता है. ठीक है, तो चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, चार्जेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ इम्प्लाइड इंटेंशन on the part of the owner of the property to make answerable for a specific claim. A claim created by decree of competent court is operation of law. क्योंकि कोर्ट आपको ऑर्डर देता है, आप जब रिकवरी के लिए जाते हैं तो आप कोर्ट के सामने डिक्री फाइल करते हैं, और जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो इट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, एग्जांपल्स दिए हैं. A Hindu widow charge on a family property for her maintenance is created by decree. पार्टीशन सूट के लिए जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है. नॉर्मली आप मानते हैं कि वाइफ इज entitled for maintenance only from his or her husband. However, there is no dispute between husband and wife, and if the husband is died, then वो widow कहाँ जाएगी? तो विडो चार्ज करती है फैमिली प्रॉपर्टी पे, और उसके लिए यूज होता है दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 39. ओके, ये आपको नॉर्मल एक्ट में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वो विडो का राइट यहां पे सिक्योर होगा. ठीक है, अंडर सेक्शन 39 एंड इट अप्लाइड टू हिंदू विडो, नॉट फॉर अदर रिलीजन. उनके लिए अलग एक्ट दिया हुआ. ओके, अ वेंडर्स चार्ज फॉर अनपेड परचेज मनी सेक्शन 54 सबसेक्शन 4
or charge of a buyer for advance made by him, section 55 subsection 6. Simple sir है. A party entitled to claim contribution under section 82 also acquires a charge in respect thereof. Areas of a government revenue such as municipal taxes are a paramount charge of the land. आपने कई बार देखा है कि म्यूनिसिपल के टैक्स आप नहीं भरते तो वो आके एक चिपका जाते हैं नोटिस कि हम इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके अपना चार्जेस ले लेंगे आपसे. ये वही है. तो ये चार्ज है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना जरूरी है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, आपके रिप्लाई का वेट करना चाहिए अप टू स्पेसिफिक पीरियड 15 डेज 30 डेज, और वो रिप्लाई के बाद ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी एक्शन लेगी. ओके. A compromise decree create a charge on a immobile property. दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है लेकिन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया कि नहीं वी डोंट वांट टू फाइट, हम आपस में ही देख लेते हैं, तो वो भी चलेगा. दत्तात्रेय मोते वर्सेस आनंद दातार 1974 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 799 पढ़ लीजिएगा. The creation of a charge by operation of a statute, State Duty Act does not create an interest on a property. Okay, a security, ये case law important नहीं है. A security is bond to the court will not operate as a mortgage, not create as a charge. जब आप कोर्ट के सामने आपके खिलाफ प्लेंटिफ करता है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता है कि मे बी देयर आर चांसेस दैट प्लेंटिफ में गो फर्दर, और चांसेस हैं कि डिक्री उसको मिल सकती है. ऐसे में कोर्ट ऑर्डर कर देता है डिफेंडेंट को दैट सिक्योरिटी रखिए मेरे सामने. आपने वो प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखा, आपने एक अंडरटेकिंग कोर्ट को दिया, आई विल नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी लेस पेंडेंट. ऐसे में ये दोनों चीजें चार्ज भी नहीं है, मॉर्गेज भी नहीं है, इट्स ऑपरेशन ऑफ लॉ. ओके. Distinction between mortgage and charge, it is very important one. Where immobile property of a one person by act of the party or by operation of law made security for payment of money to another, the transaction does not amount to a mortgage. The latter is said to have a charge on a property. सिर्फ फर्क इतना ही है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट सेम होते हैं बट क्लॉज मेंशन होना चाहिए. अगर मॉर्गेज क्लॉज मेंशन नहीं है, टाइप ऑफ मॉर्गेज मेंशन नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट सिंपल आपका प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा. फिर वो मॉर्गेज डीड नहीं कहलाएगा, वो प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा या एमओयू कहलाएगा. और इन दोनों में प्रॉमिसरी नोट और एमओयू में चार्ज होता है. मॉर्गेज डीड अगर है तो मॉर्गेज होगा, फिर वो चार्ज नहीं होगा. ठीक है, यही सिंपल सा फर्क है. एंड एक्चुअल मॉर्गेज इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेंस दैट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द transferee and yet a person may have a right to recover debt from the property. Where such right exists, it is called as charge. Right to recover, it is charge. You are promising by executing a mortgage deed, it's a mortgage. दोनों का एम सेम है to recover a money, but दोनों के वे अलग अलग हैं to recover a money. Okay. तो सबसे पहले इसके डिफरेंसेस देखिए. सिक्योरिटी, अ मॉर्गेज इज द सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेट. हाउएवर चार्ज इज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी. ये फर्क है. मींस आपने लोन लिया है और वो आपको पे करना है, वो हो गया मॉर्गेज. बट चार्ज में आपकी कोई लायबिलिटी है. जब आपका बीएमसी का टैक्स बाकी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे में आप उधार नहीं ले रहे, लेकिन आपके ऊपर वो चार्जेस बढ़ते जा रहा है. तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए चार्ज होता है, पेमेंट ऑफ डेट के लिए मॉर्गेज होता है. अ मॉर्गेज मे बी सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट गिविंग राइट टू अ पेक्यूनियरी लायबिलिटी सच इन केस विद चार्ज. इफ यू फेल देन मॉर्गेज भी अप्लाई होता है, चार्ज भी अप्लाई होता है. द डिफरेंस इज दैट mortgage is only for a loan, however charge for a recovery of money.
covenant to pay. In a mortgage there may be covenant to pay. In charge there is no any covenant to pay. Means mortgage में आप deed sign करते हैं जहाँ पे आप लिखते हैं कि if I fail then I will convey my property to you. वहाँ पे आप deed में लिखते हैं जो conveyance कल अनुराग सर ने भी पूछा था वो आप मेंशन करते हैं. However charge में कोई conveyance deed नहीं होती. You fail by operation of law. I take the decree from the court and I will charge on your property. Transfer of interest. A mortgage involves transfer of an interest specifically in immovable property. A charge does not operate transfer of interest in a property in favor of charge holder. It merely gives charge holder to right to have claim satisfied of a particular property. मॉर्गेज में टाइटल डीड ट्रांसफर हो जाती है. चार्ज में टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होती. सेल करना आप पोजीशन नहीं ले सकते. यू हैव टू सेल दैट प्रॉपर्टी. मॉर्गेज में आप पोजीशन ले लेते हैं. ओके. क्रिएशन मॉर्गेज क्रिएट मॉर्गेज कैन बी मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और चार्ज में भी ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होता है. मीन्स मॉर्गेज कभी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ पे नहीं आता क्योंकि आप मॉर्गेज डीड साइन करते हैं उसके बाद चीजें बदलती हैं. चार्ज में एक्ट ऑफ द पार्टी भी होता है अगर आप प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा अगर डिक्री आपके अगेंस्ट पास हो जाए. राइट इन रेम मॉर्गेज बट ऑब्वियस है पर्सनल राइट होता है. राइट इन रेम होता है वो मॉर्गेज किसी को भी दिया जा सकता है वो किसी को भी सेल कर सकता है. बट चार्ज इज ओनली राइट इन पर्सनल. राइट इन रेम एंड पर्सनल ये आपको अच्छे से पता है. ओके. चार्ज किसी भी स्पेसिफिक पर्सन पे लिया जा सकता है. हाउएवर मॉर्गेज के लिए वो आपकी प्रॉपर्टी किसी को भी सेल कर सकता है. फॉलोइंग द सिक्योरिटी मॉर्गेजी कैन फॉलो हिज सिक्योरिटी इनटू हु व्हाटसएवर हैंड्स विदाउट अ इट गोज subsequent transferee. Thus he can follow a bona fide purchaser value without a notice. मॉर्गेज डीड ऑलरेडी है. मैंने आपको बताया नो नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्योंकि ऑलरेडी मॉर्गेज डीड साइन हो चुकी है. बट चार्ज में ऐसा नहीं है. चार्ज में यू हैव टू गिव अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अ merely agreement to create a mortgage is neither mortgage nor a charge. सिंपल एग्रीमेंट अगर आपने बना दिया है तो वो ना तो मॉर्गेज होगा ना चार्ज होगा. एक्ट ऑफ द पार्टीज है ऑपरेशन ऑफ लॉ. बोथ ऑप्शंस आर ओपन. पार्टीज का जो इंटेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मूव ऑन करेंगे. सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज.